स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मुरजानी आपका स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स पर एक डिटेल्ड डिस्कशन किया था। जो हमारे नए लिसनर्स हैं वो हमारे प्रीवियस एपिसोड को सुन सकते हैं। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC के बारे में जानेंगे। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा टर्म है जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है। बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज भी इसे यूज़ करती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे समझ सकते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब होता है कि पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए एक लॉ फॉर्मुलेट किया जाए जो सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लिए एप्लीकेबल होगा इन मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्टेशंस एट्सेट्रा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने DPSP के अंदर मेंशन किया है। आर्टिकल 44 स्टेट को ये एडवाइस करता है टू फॉर्मुलेट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स जो पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए एप्लीकेबल हो। सर, क्या आप हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के ओरिजिन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि UCC का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के पास कैसे आया? UCC के ओरिजिन की बात करें तो वो कॉलोनियल इंडिया के टाइम से शुरू हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1835 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज की बात की गई। उन लॉज को कोडिफाई करने के लिए बोला गया जो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड थे। उस रिपोर्ट में ये स्पेशली रिकमेंड किया गया कि पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इस कोडिफिकेशन से बाहर रखा जाए। फिर हमने टूवर्ड्स द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये देखा कि पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड लेजिस्लेशंस बढ़ने लगे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने BN राव कमेटी को फॉर्म किया इन 1941, जिसका मोटिव हिंदू लॉ को कोडिफाई करना था। हिंदू लॉ कमेटी का एक टास्क ये भी था कि वो चेक करे क्या कॉमन हिंदू लॉज बनाना एक नेसेसिटी बन गया था या नहीं। BN राव कमेटी ने इन अकॉर्डेंस विद स्क्रिप्चर्स एक कोडिफाइड हिंदू लॉ रेकमेंड किया जो वुमेन को इक्वल राइट्स देंगे। कमेटी ने एक सिविल कोड रेकमेंड किया फॉर मैरिजेस एंड सक्सेशंस फॉर हिंदूज। सर, किसी भी UPSC एस्पिरेंट के लिए ये समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हिंदू कोड बिल क्या है। तो क्या आप हमें हिंदू कोड बिल को और उसके प्रोविजंस को कुछ सिंपल पॉइंट्स में बता सकते हैं? जब BN राव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो उसका ड्राफ्ट एक सेलेक्ट कमेटी को सबमिट किया गया। उस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR आम्बेडकर थे। इन रिकमेंडेशंस पर डिस्कशन 1951 में स्टार्ट हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो चुका था। डिस्कशंस हुए लेकिन हिंदू कोड बिल पास नहीं हो सका। उसे 1952 में रीसबमिट किया गया और उसके बाद फाइनली 1956 में बिल को अडॉप्ट किया गया एज द हिंदू सक्सेशन एक्ट। एंड दिस लॉ was to amend and modify the laws जो succession से related थे among Hindus, Buddhists, Jains and Sikhs। हिंदू सक्सेशन एक्ट के माध्यम से हिंदू पर्सनल लॉ को रिफॉर्म किया गया और वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स में भी ओनरशिप में ज़्यादा अधिकार मिले। वुमेन को अपने फादर के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का भी राइट इससे मिला। द जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन अंडर द एक्ट 1956 ये कहता है कि फॉर अ मेल हु डाइज हायर्स इन क्लास 1 सक्सीड इन प्रेफरेंस टू हायर्स इन अदर क्लासेस। इस एक्ट को 2005 में अमेंड किया गया और अमेंडमेंट के तहत मोर डिसेंडेंट्स वेर एडेड एलिवेटिंग फीमेल्स टू क्लास 1 हायर्स। द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इट अलॉटेड टू अ सन। अब एक डॉटर के पास भी सेम शेयर है जैसे कि एक सन के पास होता है। सर, अभी आप जब हिंदू कोड बिल के प्रोविजंस को एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने पर्सनल लॉज का रेफरेंस दिया,
लेकिन हम समझना चाहते हैं कि क्या सिविल और क्रिमिनल लॉज भी पर्सनल लॉज के अंदर आते हैं। इंडिया में अगर क्रिमिनल लॉज की बात की जाए तो क्रिमिनल लॉज इन इंडिया पूरी तरह से यूनिफॉर्म है और इक्वली एप्लीकेबल होते हैं सभी इंडिविजुअल्स पर, फिर चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो। हावेवर, सिविल लॉज को फेथ के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है। सिविल केसेस को पर्सनल लॉज के माध्यम से डील किया जाता है और ये पर्सनल लॉज रिलीजियस टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं। पर्सनल लॉज उन लॉज को बोला जाता है जो एक ग्रुप पर एप्लीकेबल होते हैं। वो ग्रुप रिलीजन, कास्ट, फेथ और बिलीफ के आधार पर बन सकता है ड्यू टू इंस्पिरेशन ऑफ सम रिलीजियस टेक्स्ट। हिंदूज एंड मुस्लिम्स के जो पर्सनल लॉज है, उन लॉज को सोर्स और अथॉरिटी उनके रिलीजियस एंशिएंट टेक्स्ट से मिलती है। हिंदूज में हिंदू पर्सनल लॉ को फॉलोइंग लीगल इश्यूज के लिए एप्लीकेबल माना जाता है। पहला है इनहेरिटेंस, सक्सेशन, मैरिज, एडॉप्टेशन, co-parenting, obligations of sons to pay their father's debt, the partition of family property, maintenance, guardianship and charitable donations। और दूसरी तरफ इस्लाम में पर्सनल लॉज फॉलोइंग लीगल इश्यूज के लिए एप्लीकेबल माने जाते हैं। उसके अंदर इनहेरिटेंस, विल, सक्सेशन, लीगसीज, मैरिज, वक्फ, डाउरी, गार्डियनशिप, डाइवोर्स, गिफ्ट्स and preemption taking roots from Quran। सर, क्या आप एस्पिरेंट्स को ये समझा सकते हैं कि यूसीसी को टीपीएसपी में मेंशन करने का एम क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्यों इंक्लूड किया? यूसीसी का एम ये है जो हमारी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस है, इंक्लूडिंग वुमेन एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ऑल्सो नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए थ्रू यूनिटी। जब ये कोड इनैक्ट हो जाएगा तो ये लॉज को सिंप्लीफाई करेगा जो इस समय सेग्रीगेटेड है रिलीजियस बिलीफ्स के अंदर पर, जैसे कि हिंदू कोड बिल, शरीयत लॉ इत्यादि। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक मोटिव ये भी है कि वो कॉम्प्लेक्स लॉज जो मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्टेशन से रिलेटेड है उनको सिंप्लीफाई करके सारे सिटीजन्स के लिए एक कॉमन कोड बनाया जाए। यूसीसी एक सिविल लॉ है जो सारे सिटीजन्स पर एप्लीकेबल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, रिलीजन। अब हम यूसीसी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं। आर्टिकल 44 एक डीपीएसपी है जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि वो अपने सिटीजन्स को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करे थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसी के साथ आर्टिकल 37 ये भी एक डीपीएसपी है जो स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट अपने सिटीजन्स को एक सूटेबल लेजिस्लेशंस के माध्यम से गवर्न करे। हालांकि ये फ्रेज बाय सूटेबल लेजिस्लेशन आर्टिकल 44 में मेंशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसको डीपीएसपी के अंदर क्यों इंक्लूड किया गया। फंडामेंटल राइट्स कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सिबल होते हैं, लेकिन डीपीएसपी उसी के साथ कोर्ट्स के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं हो सकते। और देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मेंशन्ड है और ये फंडामेंटल राइट्स में मेंशन नहीं है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम मेंबर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपोज किया। उस टाइम पर पार्टीशन की अच्छी मेमोरीज नहीं थी, विच वॉज डन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर BR आम्बेडकर ने ये स्टैंड लिया था कि यूसीसी डिजायरेबल तो है, पर उस टाइम की सिचुएशंस और डिमांड्स को समझते हुए इसे वॉलंटरी बेसिस पे किया जाना चाहिए। सर, अगर हम अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से सोचें तो यूसीसी की क्या ज़रूरत है? स्पेशली इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? अब हम यूसीसी का सिग्निफिकेंस और उसकी ज़रूरत को समझेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा इन केसेस लाइक मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन एंड एटसेट्रा। जब यूनिफॉर्म प्रिंसिपल होगा तो सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके सेफगार्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बहुत बार अलग अलग पर्सनल लॉज में कॉन्ट्राडिक्शंस की वजह से सिटीजन्स कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन
कॉमन प्रिंसिपल की वजह से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंस यूसीसी का ये है दैट इट विल प्रमोट सेक्युलरिज्म। यूसीसी के माध्यम से सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि ट्रू सेक्युलरिज्म का कॉर्नरस्टोन ये होता है कि एक सेट ऑफ लॉज हो जो सारे सिटीजन्स के पर्सनल मैटर्स को गवर्न करे। इसी के साथ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड को भी प्रोहिबिट किया जा सकता है। तीसरा सिग्निफिकेंस यूसीसी का प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल्स एंड वुमेन्स राइट है। यूसीसी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगा, जैसे वुमेन। बहुत टाइम से वुमेन को कुछ राइट से डिप्राइव किया गया, क्योंकि पर्सनल लॉज, सोशो कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस के आधार पर इन लॉज को सेग्रीगेट किया गया। यूसीसी सोसाइटी की सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ ला सकता है और ये इंश्योर भी कर सकता है कि वुमेन के पास राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ एंड कंट्रोल ओवर देयर लाइफ एज वेल। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस यूसीसी का रिड्यूस्ड डिस्कॉर्ड है। कुछ एक्सपर्ट ये भी अनुमान लगाते हैं कि यदि पूरी पॉपुलेशन सेम लॉज के द्वारा गवर्न होगी तो इसकी चांसेस है देयर विल बी मोर पीस इन लिविंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स में रिडक्शन होगा। हेंस कंट्री में रिलीजियस हार्मनी भी बढ़ जाएगी। यूसीसी रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि पर्सनल लॉज इंडिविजुअल को रिलीजन के नाम पर डिफरेंशिएट करते हैं। यूनिफाइड लॉज जिसमें कि सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम प्रोविजंस होंगे रिगार्डिंग मैरिटल अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, तो जो लोग डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं अब वो यूनाइटेड फील करेंगे। यूसीसी का नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है दैट इट विल एंड अनजस्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन द सोसाइटी। और रैशनल, कॉमन एंड यूनिफाइड पर्सनल लॉ विल डेफिनेटली हेल्प कि यहाँ पर जो अनजस्ट कस्टम्स है, लॉज है, ट्रेडिशंस है, उनको इराडिकेट करे, ऐसे इविल्स को ख़त्म करे जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ अगेंस्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग। इट माइट हैव बीन अ कस्टम इन द पास्ट, बट इन अ मैच्योर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया ऐसे कस्टम्स की जगह कोई नहीं है। यूसीसी का अगला सिग्निफिकेंस है दैट इट विल हेल्प टू रिमूव वोट बैंक पॉलिटिक्स। यूसीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बार पॉलिटिकल पार्टीज वोटर को रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर इन्फ्लुएंस करते रहता है। लेकिन जब सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को एक लॉ के द्वारा गवर्न किया जाएगा तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स शायद ख़त्म हो सके। यूसीसी की हेल्प से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री जैसे इंडिया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उसे ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया गया है। खासकर सारे मुस्लिम नेशंस जैसे कि मोरक्को, पाकिस्तान इत्यादि यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करते हैं। परंतु ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जहाँ पर एक ही रिलीजन ज़्यादा डोमिनेट करता है और वहाँ पर यूनिफॉर्म कोडिफाइड लॉज बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आ सकती। बट कंट्रीज़ लाइक इंडिया, जहाँ पर 3 रिलीजन का ओरिजिन है, दूसरा यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक साथ रहती है, उनके लिए यह यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम यूसीसी का नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखेंगे, जो है नेशनल इंटीग्रेशन। यूसीसी की एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि वो नेशनल इंटीग्रेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि ये कॉमन सिविल कोड होने की वजह से जो लॉज में डिस्पैरिटीज़ है उनको हटाया जा सकता है। कई बार लॉज में कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन होती है, पर यूसीसी के माध्यम से उन्हें रिमूव किया जा सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बेस्ट एग्जाम्पल हमने 1867 में देखा, जहां पर डिलीवरिंग अ जजमेंट लेजिटिमाइजिंग द पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टेडली डिस्क्राइब्ड गोवा एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल विद अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर, आपकी गाइडेंस से अभी तक हमने यूसीसी के सभी एस्पेक्ट्स को समझ लिया, बट एक एस्पेक्ट जो रह जाता है वो ये कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ चैलेंजेस गिनाऊंगा। जैसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस मैंने पहले हाईलाइट की,
वहाँ पर यूसीसी जैसा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया जैसे कंट्री को फेस करने पड़ सकते हैं। पहला ये चैलेंज है दैट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कुछ रिलीजियस बॉडीज यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसलिए अपोज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूसीसी उनके रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रहा है, जो अल्टीमेटली उनकी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, जो कि आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है। दूसरा चैलेंज ये है कि इट इज़ परसीव्ड कि वो डाइवर्सिटी को रिड्यूस कर सकता है। यूसीसी को अपोज करते हुए एक ओपिनियन ये भी आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे नेशन की डाइवर्सिटी को ख़त्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइबल्स को अपना एक यूनिक कल्चर होता है और यूसीसी को इम्प्लीमेंट करके उनके कस्टम्स को एक यूनिफाइड लॉ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो ट्राइबल्स की आइडेंटिटी को ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट चैलेंज आता है कम्युनल पॉलिटिक्स। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट होने के बाद माइनॉरिटीज़ के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट की कमी होगी और यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंट्री में काफ़ी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में आता है वो है थ्रेट टू मल्टीकल्चरलिज्म। इंडिया की सोसाइटी एक यूनिक आइडेंटिटी है क्योंकि यहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म फॉलो होता है, लेकिन यूनिफॉर्म लॉ आने के बाद इंडिया की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो सकती है। यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में नेक्स्ट चैलेंज है लैकिंग पॉलिटिकल विल। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सेंसिटिव इशू है और इस इशू को पॉलिटिकल कंसेंसस मिलना काफ़ी डिफिकल्ट है। हमारी कंट्री जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम और डेमोक्रेटिक सेटअप में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज कुछ डिसीजंस रैशनली ना लेते हुए अपनी वोट बैंक के आधार पर लेती है। Sir, thank you for giving us the information. Dear listeners, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे कि हब हॉपर, कुकू FM, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट एट्सेट्रा। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन है। थैंक यू।